हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले, जो कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव का सेट 1 होगा। चैप्टर 1 की स्टडी हम लोग कर रहे हैं अभी। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 1 में हम लोगों ने नोट्स के स्टडी, चैप्टर नोट्स के स्टडी हम लोग कर चुके थे, है कि ना। चैप्टर नोट्स के स्टडी हम लोग कर चुके थे। और चैप्टर नोट्स में हमने बताया था कि हमें इसका ऑब्जेक्टिव भी देखना है। तो मैंने आपको बताया था, चैप्टर नोट्स में बता दिया था कि इस चैप्टर 1 में हमें हर चैप्टर में जो साइंस का स्टडी करना है, तो साइंस के हर चैप्टर में हमें 4 सेट का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। जहाँ तक कि मैंने बताया था 5 सेट, जो हर सेट में आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल 4 सेट को तैयार कर लिया है और उस सेट के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहा हूँ। और जो सेट में ऑब्जेक्टिव दिया गया, ये सब सेट में, ये सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ये कहीं से भी इधर से क्वेश्चन नहीं लाया गया है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस एग्जाम में, पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। और वही ऑब्जेक्टिव मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं, जो कि आपको प्रीवियस ऑब्जेक्टिव के नाम से भी कह सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप कीजिएगा तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम लूँगा, आज आपको ये सेट 1 के ऑब्जेक्टिव क्लियर पूरा करिए दूंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको सेव करके रख लो। इसे डाउनलोड करना चाहते हो, इसे डाउनलोड भी आराम से कर सकते हो। ncrtconcept.com पे जा करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव आपको डाउनलोड हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, और आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। जब चाहे तब इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसे आप सेट ए भी बोल सकते हैं या फिर सेट 1 भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव कितना होंगे, 50 होंगे। पर सेट में 50 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं कैसा होता है, मतलब यह धुआं क्या होता है, कैसे, कौन सा धुआं होता है। तो ये धुआं होता है NO2 गैस का ये धुआं निकलता है। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में आंसर लिखते चलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कल चलते हैं। कहता है कि अगर हम कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सिंपल सा नजर आ रहा है हमें, ये जो मेरा एक यौगिक है, यौगिक टूट करके एक आयनों में, 2 आयनों में कन्वर्ट हो गया, उत्पाद में दो या 2 से अधिक उत्पाद में क्या होता है, जब विघटित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अवकारक है। देखिए यहाँ पे H2CO और यहाँ पे O2 H2S, ये निम्न में से कौन अवकारक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, H2S, ये मेरा अवकारक है, याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया हूँ, ये सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन को मैं तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखते चलिएगा। कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ये तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया भाई, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, तो जल्दी बताइए। ये हो जाएगा यहाँ पे उपचयन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, तो शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब शोषण करते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा निकलती है, मतलब ऊर्जा हमें मिलती है। और जब कोई भी अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होगा, निकलेगी, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। तो इस कंडीशन में या उपचयन और ऊष्माक्षेपी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में, यहाँ पे डी में ए और सी दोनों देने के जगह पे मैंने ऊष्माक्षेपी दे दिया, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, ऊष्माक्षेपी भी और उपचयन भी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बस सिंपल सा फंडा है, क्या, ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है। H2CO H2S O2, जल्दी बताइए कौन सा ऑक्सीकारक होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी O2, ये मेरा ऑक्सीकारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कहता है भौतिक परिवर्तन क्या है। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है, बाद में उसे उसी परिवर्तन में फिर उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहता है 8 में कहता है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकारक क्रिया नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, अपक्षेपण। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार के, ऑक्सीकरण।
क्या है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे भाई उल्टा कर दिया है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक क्रिया है, तो भैया श्वसन और भोजन का पाचन। तो यहाँ पे दोनों में से बताइए। अब यहाँ पे भोजन का पाचन हो सकता होगा या फिर श्वसन होगा, कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, तो जल्दी करिए। चलिए न होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 8 है, 8 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, अपक्षेपण। क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपक्षेपण। ऑक्सीकरण जो वो अपक्षेपण है, अपक्षेपण, ऑक्सीकरण मतलब अपक्षेपण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पे अपक्षेपण। देखिए एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे शरीर में भोजन का पाचन की क्रिया जो ऑक्सीकरण है, तो यहाँ पे बोला गया कि भोजन का पाचन, तो निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया है, तो यहाँ पे भोजन का पाचन भी हो सकता है कि नहीं, भोजन का पाचन भी हो सकता है। तो मे भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपक्षेपण बोल सकते हैं, यहाँ पे अपक्षेपण में क्लियर करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो गया डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि Mg+O2 को मिलाकर के MgO2 मतलब किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भाई सिंपल से नजर आ रहा है, यहाँ पे Mg ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर होगा डी, 9 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अंकुर का किण्वन, कहता है अंकुर का किण्वन करना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या फिर ए बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं कि 10 का क्या होगा, जल्दी से कॉमेंट जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम और लेड 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम कहता आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेपण बनता है। इस अपक्षेपण को रंग कैसा होता है, जल्दी बताइए, अपक्षेपण का रंग कैसा होता है। देखिए लेड नाइट्रेट है और यहाँ पे पोटेशियम को आयोडाइड है, अगर इसको क्या करते हैं हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो एक अपक्षेप बनता है। वो अपक्षेप किस तरह का होता है, जल्दी बताइए, पीला रंग का होता है। किस तरह का होता है, पीला रंग का। ऑप्शन नंबर याद रखिए, पीला। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया मैंने पहले बताया था, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा तो वो मेरा क्या होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही थ्योरी में बता चुका था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए H2+Cl2 से बना है HCl, ये मेरा क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि कॉपर चूर्ण के वायु में गर्म करने पर उससे सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का कैसा होता है, ये परत किस तरह का होता है, मतलब एक परत जम जाती है तो उसका परत कैसा होगा, काला। ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए मैग्नीशियम, कहता है मैग्नीशियम के रिवर को रेगमार से रगड़ दहन क्रिया की जाती है, क्यों। मैग्नीशियम के रिवर को सतह पर रुकी होती है, या फिर मैग्नीशियम के रिवर की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली कहता है कि परत को हटाया जाता है, या फिर मैग्नीशियम रिवर की सतह को चमकीला बनाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम रिवर को क्या करने के लिए, मैग्नीशियम रिवर सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत जो चढ़ जाता है, जो जंग रहता है, उसको हटा करके हम उसको क्या करते हैं, दहन की क्रिया को शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ 14 का हो गया सी, सॉरी आई मीन बी, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते कहते हैं नमक के घोल की सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दहन जैसा अपक्षेप उत्पन्न होता है, तो यह कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, सिंपल बात अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया। तो याद रखिए अपक्षेपण है, अपक्षेप जिस अभिक्रिया में अपक्षेप बनेगा मतलब फेन बनेगा, फेन बन के पृथक हो जाएगा, वो अपक्षेपण अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 15 का हो गया सी। कहता है मैग्नीशियम के दहन का फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। जब हम मैग्नीशियम के दहन में अगर हम फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, इसका ऑक्साइड जो होगा वो किस तरह का होगा, लाल होगा, काला होगा, उजला होगा, भूरा होगा। किस तरह का, जल्दी से क्वेश्चन बताइए किस तरह का होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उजला। किस तरह का होगा इसका कलर, भूरा रंग का नहीं होगा, और ना काला होगा ना लाल होगा, उजला हो जाएगा। तो मैग्नीशियम को अगर हम क्या कहते हैं दहन करवाते हैं तो फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसका प्राप्ति किस तरह का होता है, रंग होता है वो उजला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। जिस अभिक्रिया के अपक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। कहाँ गया, अपक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, अपक्षेपण बनेगा, अपक्षेपण अभिक्रिया कराएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो गया बी, अपक्षेपण अभिक्रिया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। ऑक्सीकारक, देखिए ऑक्सीकारक हम लोग अवकारक और ऑक्सीकारक में बात कर चुके थे। मतलब ऑक्सीकारक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीकारक मतलब में भी कहलाता है, और अवकारक जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है संयोग होता है मतलब अवकारक कहलाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए 18 का क्या हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर H2 होगा, O2 होगा, S2 होगा, Cl2 होगा। तो यहाँ पे हो गया H2, क्या होगा H2 हो जाएगा, जो कि क्या कहते हैं हाइड्रोजन का वियोग होगा तो ऑक्सीकारक। चलिए तो ऑप्शन नंबर 18 का हो गया ए। 19 की बात करते हैं। देखिए अगर इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है ना तो आप सबसे पहले चैप्टर स्टडी कीजिए, मतलब चैप्टर को नोट्स हम जैसे पढ़ाएं, चैप्टर नोट्स बहुत अच्छे से स्टडी करा दिए हो। तो अगर आप चाहते हैं तो चैप्टर नोट की स्टडी जरूर करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो चैप्टर्स को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इस चैप्टर के नोट्स को अच्छे से पढ़ सके, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो सके। यहाँ पे क्लियर करना पॉसिबल नहीं है कि ये यहाँ हुआ था क्या हुआ था, लेकिन जो चीज़ क्लियर होने वाला होगा उसको क्लियर कर देंगे, और जो चीज़ क्लियर नहीं होने वाला होगा वो आपका ऑप्शन बता करके उसका क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अदरवाइज अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो चैप्टर की स्टडी कीजिए, चैप्टर
चैप्टर नोट्स के स्टडी कीजिए, जो कि मैं वीडियो काफ़ी बना करके वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, सारा वीडियो को बहुत ही बारीकी तरह से बड़ी स्टेप बाय स्टेप नोट्स को समझाया गया, ठीक है। चलिए, और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। कहता है 19 का क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है। कहता है कि संक्षिप्त रूप है या फिर संकेतिक रूप है या पूर्व रूप। संकेतिक रूप है, क्या है, एक संकेतिक। ये तो पहले मैं बताया था जब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था ये क्या होता है, दो तरह, एक होता है सिंबॉलिक संकेत, एक सूत्र विधि और एक संकेतिक विधि। चलिए, जो संकेतिक विधि होता है एक शाब्दिक विधि होता है। शाब्दिक विधि इसमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ संकेतिक विधि दिया हुआ, तो संकेतिक विधि हो जाएगा, ठीक है। संकेतिक रूप से हम लोग रासायनिक समीकरण को, क्रिया को दर्शाते हैं। कहता है संघीय बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए, ये बहुत आसान है, आपको ये चीज़ आना चाहिए। संघीय बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कमेंट में करते चलिएगा ताकि आपको समझ में आता रहेगा, हमको भी समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या आंसर है। बहरहाल 21 का कहता है निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पाचन और अपक्षेपण। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। दहन, पहला है दहन, श्वसन, भोजन का पाचन और अपक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी। अपक्षेपण जो होगा वो क्या होगा, निम्न का ऑक्सीकारक नहीं होगा। कहता है कि अगर किसी रसायन 22 अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है क्या, उपचयन, अपक्षेपण, उष्माक्षेपी या फिर उपचयन या फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी, अच्छा दो हो गया, अपक्षेपण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 का बात करते हैं। 21 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अपना भोजन क्या करते हैं, भोजन को ग्लूकोज तैयार करते हैं, तो यह निम्न से कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, 21 का हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, निम्न में से कौन सा सूर्य प्रकाश की अपघटित हो जाता है, मतलब जो निम्न में से किसको हम अगर सूर्य प्रकाश के बीच में लाते हैं, मतलब जब हम अनिहाला में रखते हैं, ये चीज़ हम पहले बताया, चैप्टर नोट्स में बहुत अच्छा से स्टडी किया था कि हम कुछ ऐसा केमिकल होता है, जो क्या होता है कि अगर हम उसको कैमरे के ताप पर रखते हैं, मतलब कमरे में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखते, तो वो क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जैसे उसको हम क्या करते हैं, धूप में लाते हैं, तो वो रिएक्शन कर जाता है। कौन होता है वो, AgBr, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, चूना पत्थर का उष्मा देने पर Ca प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके किस प्रकार की अभिक्रिया। जाहिर सी बात है, अगर हम चूना पत्थर को CaCO SO3 फार्मूला होता है, इसको हम क्या करते हैं, अगर हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, टूट करके कार्बन, अभी जस्ट ऊपर में बताया, यही अभी वही होगा, जस्ट अभी ऊपर बताया, फार्मूला शायद मिस्टेक लिख रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी बता क्या होता है, एक यौगिक है, तो चूना पत्थर क्या मेरा एक यौगिक है, इसको हम अभी क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान मेरा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया होगा, क्या होगा, अभिघटन, जिसे हम अपघटन को वियोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, कहता 26, कहता कि अगर गर्म Cu पर H2 को प्रभावित किया जाए तो इस प्रकार के कहता है इस परत पर किस तरह का रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए। लाल रंग हो जाएगा, अगर यहाँ पे काले रंग हो जाएगा, या फिर भूरा रंग हो जाएगा, या फिर पीला रंग हो जाएगा। 26 का जल्दी आंसर बताइए, कमेंट करिए। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं पता, चलिए भूरा रंग का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, कहता है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य को प्रकाश के कहता है कि घूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। सिल्वर क्लोराइड का विजन AgCl से हो जाता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड का Ag के बनने से, या फिर सिल्वर क्लोराइड से Cl बनने में, या इनमें से सभी। 27 का क्या हो जाएगा आंसर, सिल्वर क्लोराइड के वियोजन Ag और Cl में होता है, इसीलिए इसका जो होता है श्वेत सिल्वर क्लोराइड के सूर्य के प्रकाश में कहता है कि सुघर रंग का, मतलब घुसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें क्या कहते हैं कि सिल्वर और कैल्शियम के द्वारा, मतलब क्लोरीन के द्वारा, सिल्वर क्लोराइड में वियोजन सिल्वर और क्लोरीन के कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 का चलते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहा जाता है। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिडॉक्स अभिक्रिया, हम पहले बता दिए। चलिए, हम इसके बारे में पहले डिस्कशन किए हुए, पहले चैप्टर नोट्स में बताए हुए हैं। मैग्नीशियम रिवर के वायु में दहन की फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसका अभिक्रिया Mg का क्या कहा जाता है। Mg क्या होता है, अपचयन होता है, उपचयन होता है, अपचयन उपचयन दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 29 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ऑप्शन 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, उपचयन होता है, ये याद रखिएगा। 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। चलिए आगे चलते हैं। 13 का संचालन किस प्रकार की अभिक्रिया, अपक्षेपण है, उपचयन है, संयोजन है, या फिर कहता है कि उपचयन है। अपचयन, उपचयन, अपक्षेपण अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया है या फिर क्या है,
अपक्षेपण है या फिर संयोजन है या फिर क्या है, उपचयन है। जल्दी बताइए 30 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या बताइए, आंसर बताइए। उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी 30 का। चलिए डी 31 का, मैग्नीशियम रिवर का वायु में दहन एक कैसा है, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन, किस तरह का है ये यार, सिंपल सा फंडा है यार, क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। आगे चलते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जल्दी बताइए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है या फिर वियोजन अभिक्रिया है। जल्दी बताइए, चारों में से ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी क्लिक कीजिए। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन जो है वो क्या है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सी। चलिए 33 का कहता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, जब उष्मा निकलेगा तो क्या, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है, याद रखें। लेकिन जो जिस अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर उष्मा को शोषण होता है तो क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे उष्मा निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो 30 क्या हो जाएगा, आई मीन 33 का क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलते हैं 34 में, मैग्नीशियम रिवर को दहन के होने पर किस प्रकार प्राकृतिक लौह उत्पन्न होता है, कैसा, लाल या चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार या फिर नीला चमकदार। 34 का जल्दी बताइए, एक सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको हल्के में मत लेना भाई, हम पहले बता रहा हूँ। तो श्वेत चमकदार जैसा, चमकदार जैसा निकलता है या उत्पन्न होता है, ठीक है। लौह मतलब होता है जो आग निकलता है ना, लौह वही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जिंक तथा लेड का कॉपर का अपक्षेप कहता अपेक्षा सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ ये क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड की अपेक्षा मतलब कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान है, या फिर मतलब कि इसमें Zn अधिक क्रियाशील है कॉपर से, लेड से, ठीक है, मतलब Zn ज़्यादा क्रियाशील है या फिर क्या कहते हैं कॉपर, लेड कॉपर, तो दोनों में से कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील तो नहीं, ये चीज़ हम आपको बताएंगे थे, आई थिंक मेरे हिसाब से हम चैप्टर 2 में बात करेंगे इसके बारे में कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, अब कौन अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ये चीज़ हम क्या किस में बात करेंगे, चैप्टर 2 में बात करेंगे। लेकिन बड़े हाल मैं आपको बता दूँ कि जिंक जो है वो लेड की अधिकता क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है, याद रखिए, मतलब जिंक अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, लेड कॉपर के साथ, तो वो उसको हटा देगा। चलिए ये चीज़ विस्थापन अभिक्रिया में बात करेंगे, बात किए थे इसके बारे में। चलिए 36 का हो जाएगा, कहता है निम्न में से कौन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जाहिर बात है जिसमें उष्मा निकलेगी वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, उष्मा निकल रहा है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए 36 का हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 37 का कहता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, सिंपल सा, कौन सा है भाई, द्विविस्थापन है, आयनों का आदान प्रदान। देखो दो आयनों का बात करें तो द्विविस्थापन है, लेकिन आयनों का सिर्फ बात किया है, मतलब अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान, तो क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये डी होगा, जल्दी बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो दोनों में कंडीशन है, आयनों का आदान प्रदान दोनों में होता है, लेकिन जल्दी बताइए 37 का द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया भी सिंपल में कह सकते हैं। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। एक आयन का यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ पे मैंने बताया था कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान कर अपने एक नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, ये मैंने चैप्टर नोट्स में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए 37 का हो गया। सी 38 का निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण को प्राप्त नहीं देती है, प्राकृतिक के रंग, प्रतिफलों का मूलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र या फिर अभिकारकों की उपस्थिति का परमाणु। जल्दी बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक मतलब रासायनिक अभिक्रिया को मतलब प्राप्ति नहीं होती है, मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इनमें चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, क्या चीज़ हमें दिखने को नहीं मिलता है, जल्दी बताइए। प्रतीकों या प्रतिक्रिया के रंग, देखिए ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत मैं थोड़ा सा मिस्टेक ऑप्शन दिया हूँ। देखिए मैं आपको पहले बता दिया था, चैप्टर 9 से पढ़ाया था, जब अभिक्रिया होता है तो उसमें रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, या फिर टेम्परेचर जिससे बोलते हैं टेम्परेचर में चेंज होता है, और उसमें क्या होता है कुछ नया पदार्थ, एक नया तरह का पदार्थ बनता है, एक न्यू पदार्थ बनता है, तो रंग में परिवर्तन तो होता ही है। प्रतिफलों में मूलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र में भी क्या होता है, परिवर्तन होता ही है। अभिकारकों की उपस्थिति में परमाणु संख्या में भी क्या होता है, परिवर्तन होता ही है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या, प्रतिफलों में मूलों के अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन में भी शायद नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि अगर मान लेते हैं 10 हाइड्रोजन, एक टैंकर में 10 हाइड्रोजन को लेते हैं, क्या लेते हैं, 10 हाइड्रोजन को लेते हैं, और प्लस करके अगर हम एक टैंकर में क्या करते हैं, 90 ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या लेते हैं, 90 ऑक्सीजन को लेते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद 100 हाइड्रोजन H2O बनता है, मतलब पानी बनता है 100, मतलब इसके अंदर कितना अणु हो जाएंगे 100, तो इसमें से कितने अणु
इसका अणु कितना है 10, हाइड्रोजन का 10 ही होगा, और 90 जो होगा वो ऑक्सीजन ही का अणु होगा। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। इसका मतलब ये होगा कि प्रतिफलों में मूलों का अनुपात जो होता है वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये होगा कि 1:2 ऐसा कुछ होगा तो भी चेंजिंग नहीं होगा। अभिक्रिया के दौरान अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जितना अनुपात होता है उतना होबे करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैं इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हूँ, आंसर में नीचे में आपको आंसर मिलेगा अगर डाउनलोड कीजिएगा तो इसको थोड़ा सा आप सही करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिफलों के मूलों में अनुपात में चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन मैं यहाँ पे ए दिया हूँ, तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। कहता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अरे फिर वही आ गया। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के होता है, कहता है कि कंकाली है, संतुलित है, उष्मा छिपी, उष्मा शोषी। देखिए तो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, हाइड्रोजन क्या है 2 है इधर। चलिए ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया। दोनों में परमाणु संख्या क्या है, मैग्नीशियम में भी 2 है। देखिए मैग्नीशियम कितना है 2, तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी क्या 2। तो इसका मतलब ये क्या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया 39 का हो गया बी। 14 का चलते हैं। कहता है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर कहता है कि पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, पात्र ठंडा हो जाता है, किस तरह का अभिक्रिया, उष्मा छिपी होगा, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने मतलब अवशोषित, उष्मा को क्या करें, उसमें थोड़ा सा भी जो हीट रहा होगा उसको क्या किया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा, पूरा हीट को ले लिया होगा। और मैंने आपको पहले बताया था जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, शोषण मतलब उष्मा की कमी, मतलब उष्मा की जरूरत पड़ती है, वो पूरा उष्मा को खा जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि अगर आयरन ऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए Fe क्या किया है, एल्यूमिनियम क्या किया है, Fe को हटा दिया है। तो ये हटा दिया तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक वो अणु क्या, एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट को यौगिक में से हटा रहा है। तो अगर एक एलिमेंट किसी यौगिक में से अपने एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस तरह का अभिक्रिया क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन यहीं पर अगर 2 एलिमेंट ऐसा आदान प्रदान होगा, आपसों में आयनों का आदान प्रदान होगा 2 एलिमेंट के साथ 2 यौगिक में, तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट में हो रहा है, यहाँ पे एक ही के साथ हो रहा है ना, यहाँ पे आयरन हट रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो एक के वो हो रहा है, तो इस मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 42 का 42, हाँ, किसी अभिक्रिया के में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ अभिक्रिया, हम पहले बता दिए, ये सब चीज़ बारे में पहले हम स्टडी कर चुके हैं। 43 का मान लेते, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कहता कि ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, उष्मा छिपी उष्मा के ताप का शोषण होता है, उष्मा छिपी जो था गलत बात है, उष्मा के ताप का शोषण नहीं करता है। क्या होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, मतलब पहले फिर से क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सही नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है, ऑक्सीकरण और अवकरण में साथ साथ होता है। चलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये भी सही है। दहन और श्वसन ऑक्सीकारक उदाहरण है, चलो ये भी सही है। कहता है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस नरम होता है, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो नरम होता है, नरम मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस तो भरा जाता है, लेकिन नरम से मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है हमको, मे भी शायद हमको आई थिंक लग रहा है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर भी बहरहाल मैं ऑप्शन देख के बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा। मेरे ख्याल से 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ख्याल से नहीं मैं कंफर्म बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप के शोषण उष्माक्षेप, हाँ ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। उष्माक्षेपी में क्या होता है, उष्मा को क्या होता है, ताप का रिलीजन मतलब ताप ऊर्जा निकलता है, लेकिन यहाँ पे कहता है शोषण होता है, गलत बात है। उष्मा शोषी में उस ताप का शोषण होता है, उष्माक्षेपी में नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही है भाई। चलो चलते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होता है जो हमको भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दे रहा हूँ। चलिए 44 का कहता है अभिकारक Cu, कहता है कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर और वाटर बनता है, ये किस अपचयन होता है, किसका अपचयन हो रहा है, गौर से देखिए था अपचयन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, CO का, बिल्कुल CO का तो हो भी नहीं करेगा, कॉपर का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, ये आप जल्दी से बताइए अपचयन किसका हो रहा है। मैं आपको पहले अपचयन के बारे में बता चुका हूँ, क्या हो रहा है, किसका हो रहा है 40 भाई, अपचयन तो CO का होगा, क्या कि ये टूट रहा है बेचारा ना, तो जो टूटेगा उसका अपचयन होगा, सिंपल सा फंडा है। चलो तो अपचयन अपचयन किसका हो रहा है, CO का, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। 45 कहता है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिल करके एक कहते हैं एकल उत्पादन का निर्माण कराते हैं, वो कैसे करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कहाँ गया भैया, संयोजन अभिक्रिया, जब 2 अभिकारक मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, एकल निर्माण करेगा, तो वो क्या करेगा, ये संयोजन अभिक्रिया। चलिए 46 का जब कहता कि अभिकर्म
टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है तो किस तरह का अभिक्रिया भाई, हम पहले बता दिए अभिकारक टूट करके दो अलग अलग उत्पादों में बदल जाएगा, वो क्या होगा, अपघटन या फिर वियोजन, जिसे हम नाम से वियोजन के नाम से भी जानते हैं, अपघटन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए। ये तो चैप्टर नोट्स में मैं पहले बता दिया था। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग में हमेशा साथ साथ होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया। किधर गया भाई, जा रिडॉक्स अभिक्रिया तो नहीं दिया हुआ, मतलब साथ साथ संयोजन। अच्छा हाँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होती है? भैया संयोजन अभिक्रिया और विक्रिया, संयोजन अभिक्रिया विस्थापन न, अपक्षेपण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। हाँ ये हो सकता है, अपक्षेपण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, ऑप्शन नंबर चलिए डी हो जाएगा। अगले चलते 49 में 48 में कहता है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया को संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है पीबी को, इसको रिएक्शन करता है, अगर पीबी को हम कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पीबी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये किस तरह का अभिक्रिया है भैया? सीसा उपचेत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचेत हो रहा है। कहता है कार्बन उपचेत हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड उपचेत हो रहा है। क्या उपचेत हो रहा है भाई? तो चलो भाई इसका हम आंसर ही बता देता हूँ। 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी हो रहा है। सीसा का अपचेत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचेत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचेत हो रहा है, चलो लेड ऑक्साइड का उपचेत हो रहा है, ये चीज़ आपको बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिए। देखिए हम विद्वान तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ हमको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा हम आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर ही कर दें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूरा कन्फ्यूजन को दूर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन ही बता देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़े होते हैं उसको क्या डिटेल्स में बताना। यहाँ पे आप देखिए 26 मिनट का वीडियो हो गया, तो इतना समझाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। ठीक है, चलिए 49 का देखते हैं। कॉपर सल्फेट को घोल में लौह चूर्ण को डालने पर क्या पृथक होता है? क्या जल्दी बताओ, कॉपर पृथक हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर लोहा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, हम आपको ये रिएक्शन कई बार बताए हुए हैं। 49 का जल्दी बताइए। कॉपर पृथक हो जाता है, मैं आपको पहले बताया था, चलो कोई बात नहीं। SO2 गैस अक्सीकारक क्या अथवा अवकारक, अक्सीकारक अवकारक एवं दो दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या है, दोनों है, ये क्या होता है? हम इसमें फर्स्ट नंबर याद करिए, दूसरा फर्स्ट या सेकंड नंबर क्वेश्चन बताए थे, याद है क्या? ये अवकारक अक्सीकारक दोनों हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इस तरह से ये मेरा होगा 15 क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो आंसर यहाँ पे से देख करके अपना क्लियर कर सकते, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो ये था मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में पूछा गया। ये मेरा सेट 1 था मेरा भाई, सेट 1 था। अभी सेट 2 का आना बाकी है, सेट 3 का आना बाकी है, सेट 4 का आना बाकी है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहो ताकि आपको ये चीज़ आपको भी मिल जाए। अगर आप चाहते हैं वीडियो को, ये सेट 2 का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं सेट 2 का अपलोड करूँगा, सेट 2 का अगर ऑब्जेक्टिव अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।